नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो हम क्लास चला रहे हैं उसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस को, यानी कि सामान्य विज्ञान को। और यह जो सीरीज़ आपकी है, इस सीरीज़ के माध्यम से डेली बेसिस पे 50 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर्स प्रश्न बन सकते हैं सामान्य विज्ञान के, जनरल साइंस के, जो आपकी पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको हम इस सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। टोटल आपके सामने जो है 10 वीडियो प्रस्तुत किए जाएंगे। 10x50 यानी कि 500 प्रश्नों की यह सीरीज रहेगी। इन 500 प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो आपका सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा पीईटी की परीक्षा के लिए। तो ये हमारा पहला वीडियो है। सभी प्रश्न आपके वन लाइनर्स के फॉर्म में रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपका समय व्यर्थ न करते हुए हम सीधा क्वेश्चन और आंसर को ही फोकस करेंगे। तो यह सीरीज आपके पीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पीएच जो पैमाना होता है और इसमें कितने अंक होते हैं आपसे पूछा गया है। बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पीएच पैमाना होता है इसमें 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0 से लेके यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका लास्ट में 14 हो जाएगा। तो 0 से लेके 14 तक जो है पीएच पैमाने में अंक जो है अंकित होते हैं। तो ये 7 जो है, 7 क्या होता है, यह न्यूट्रल होता है। तो आप याद रखिएगा 7 जो है, कोई जो विलियन है अगर उसका पीएच पैमाना 7 है तो वह विलियन जो है वह न्यूट्रल माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो सिंपल सा इसका मीनिंग होता है कि जो पीएच पैमाना होता है यह किसी भी विलियन के अम्लता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अगर किसी विलियन का मान जो है 7 से कम है, यानी कि 0 से लेके 6 तक है, तो वह विलियन जो है आपका अम्लीय माना जाएगा, माना जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं अगर किसी विलियन का मान जो है 7 से ऊपर, यानी कि 7 से लेके 14, मान लीजिए आप 8 से लेके 14 तक है, तो वह जो विलियन आपका है वह क्षारीय माना जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो पीएच पैमाना होता है यह किसी भी विलियन के अम्लता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, अगर किसी विलियन का जो पीएच मान 7 है तो वह विलियन जो है न्यूट्रल माना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना किस पर निर्भर करता है। तो पिंड और द्रव के घनत्व के ऊपर जो इसका अंतर होता है उसी के ऊपर जो है किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो काला रंग का। अगर कोई भी जो अंतरिक्ष यात्री है और उसको जो है आकाश जो है वो काला कलर का दिखाई पड़ता है। बेसिक सा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग जो है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण रिमोट कंट्रोल के लिए किया जाता है, तो उस विकिरण को हम क्या कहते हैं, तो इंफ्रारेड जो विकिरण होती हैं, जो आपके अवरक्त विकिरण होती हैं, इनका जो है उपयोग जो टेलीविज़न का जो रिमोट होता है उसमें किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त विकिरण। इसके बाद खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। जो खाने वाला सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो लगभग सभी अम्लों में निश्चित रूप में उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है लगभग सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्स क्रिस्टल किसके बने होते हैं, तो ये जो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्स क्रिस्टल होते हैं ये आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है। और ऑक्टेन संख्या का संबंध किससे, तो जो ऑक्टेन संख्या होती है पेट्रोल की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। जो पेट्रोल की क्वालिटी होती है उसको कौन प्रदर्शित करता है, तो ऑक्टेन संख्या जो है यह पेट्रोल की क्वालिटी को, पेट्रोल की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन पाए जाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट प्रदूषक पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं जिनको हम कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों प्रदूषकों के नाम आप याद रखिएगा। ये दोनों जो प्रदूषक हैं आपके सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। 11वां इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्रेफीन क्या होता है, तो यह जो ग्रेफीन होता है यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। कार्बन का जो नैनो प्रतिरूप है उसको हम ग्रेफीन के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
वह बहुलक जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए किया जाता है उस बहुलक को हम क्या कहते हैं? तो वह बहुलक आपका है पॉलीकार्बोनेट। यह जो पॉलीकार्बोनेट है इसका जो प्रयोग है बुलेट प्रूफ खिड़की और या जैकेट बनाने, या जो आपका जो बुलेट प्रूफ खिड़की होती है या जो जैकेट बनाया जाता है बुलेट प्रूफ, उनमें जो है पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति जो है किसकी निर्मित होती है? जो आपके पौधे होते हैं, जो आपके पादप होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। आपको परिसंचरण तंत्र के उस भाग का नाम बताना है जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त जो होता है, जो ब्लड होता है, वो प्रवाहित होता है। तो आप याद देखिएगा महाशिरा में जो है ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह देखने को मिलता है। तो महाशिरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में जो ऊर्जा निरंतर बनती रहती है, जो सूर्य के अंदर ऊर्जा का सृजन लगातार होता रहता है, वो किसके कारण होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण ही सूर्य के अंदर ऊर्जा का निरंतर सृजन होता रहता है। तो आप इसे याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन कौन सा है? तो कैल्शियम आयन जो है मानव के शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। जो पीलिया रोग होता है, पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। जो मनुष्य का लीवर होता है यह पीलिया रोग से प्रभावित होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो हीमोग्लोबिन होता है इसका मेन कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको उस विटामिन का नाम बताना है जो रक्त का थक्का बनने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग हम जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम रक्त का थक्का कहते हैं, तो रक्त का थक्का बनने में इम्पॉर्टेंट जो विटामिन है वह आपका है विटामिन के। विटामिन के की मदद से ही हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का है वह बन पाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। क्या बता सकते हैं कि जो विटामिन के है इसका रासायनिक नाम क्या है? अगर आप सभी को पता है तो इसका रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे कि जो विटामिन के है इसका रासायनिक नाम क्या है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो अगर बच्चों के शरीर में प्रोटीन की न्यूनता हो जाती है, प्रोटीन की कमी होती है, तो उस कमी से जो है बच्चों के शरीर में मैरेस्मस नामक बीमारी देखने को मिलती है। तो मैरेस्मस आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो जो हेपेटाइटिस नामक बीमारी होती है इससे मनुष्य का यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इंटरफेरॉन शब्द का संबंध किससे है? तो जो आपका इंटरफेरॉन शब्द है इसका संबंध विषाणु रक्षक प्रोटीन से है। तो आप याद रखिएगा। मलेरिया रोग की जो प्रभावी औषधि है जिसका नाम हम कुनैन के नाम से जानते हैं जिसको, इसका जो निष्कर्षण है कैसे होता है? तो मलेरिया रोग की जो प्रभावी औषधि कुनैन है इसका जो निष्कर्षण है यह सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से होता है। तो आप याद रखिएगा, सिनकोना नाम का जो वृक्ष होता है उसी की छाल से ही यह कुनैन औषधि बनाई जाती है जो मलेरिया रोग के लिए उपयुक्त की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? तो जो कुष्ठ रोग होता है यह बैक्टीरिया से फैलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, कुष्ठ रोग जो है बैक्टीरिया से फैलता है। एलपीजी गैस के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसकी होती है? तो जो एलपीजी जो हमारी गैस होती है अगर उसमें रिसाव होता है तो उसमें जो दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है वो किसकी दुर्गंध होती है? इथाइल मरकैप्टेन की दुर्गंध होती है, जिसके कारण ही हमें गैस में रिसाव का पता चल पाता है। तो इथाइल मरकैप्टेन की यह दुर्गंध होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डीआरडीओ का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक सैन्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। किसका? तो इसके अंतर्गत जो है घुटने के जोड़ों का उपचार किया जाता है। आप इसे याद देखिए, किसको बोलते हैं? बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग। इसके अंतर्गत जो है घुटने के जोड़ों का जो है इलाज होता है। नासा का जो न्यू होराइजन मिशन है इसका संबंध किससे है? तो नासा का जो न्यू होराइजन मिशन इसका संबंध हो जाएगा प्लूटो और उसके चंद्रमा के अध्ययन से। तो आप इसे याद रखिएगा। हेलिना क्या है? तो हेलिना जो है हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हेलिना क्या है? तो हेलिना एक हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित
एंटी टैंक मिसाइल है। भारत का वह शहर जहां निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल प्रणाली विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है, तो इसका शहर का नाम है हैदराबाद में जो है भारत की पहली निजी क्षेत्र की मिसाइल प्रणाली विनिर्माण इकाई को स्थापित किया गया था हैदराबाद में। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है? तो जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, यह जो है भारत और रसिया का संयुक्त उपक्रम है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जोनास सॉल्ट के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो पोलियो की जो वैक्सीन थी, पोलियो का जो टीका था, इसकी जो खोज है यह जोनास साल्ट के द्वारा की गई थी। भारत का वह शहर जहाँ इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित है, तो बेंगलोर में जो है इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है स्थापित किया गया है। टमाटर के लाल रंग का क्या कारण होता है? जो टमाटर का लाल रंग होता है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण जो है टमाटर का जो रंग होता है वह लाल देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ट्रिपल ड्रग थेरेपी का संबंध किस रोग से है? तो इसका संबंध हो जाएगा लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस से। इस रोग से संबंधित यह आपका थेरेपी होती है जिसका नाम है ट्रिपल ड्रग थेरेपी। तो ये रोग आप याद रखिएगा, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, इसके बारे में आपको याद रखना है। 36वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हृदय स्पंदन की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो आप याद रखिएगा ईसीजी। ईसीजी के माध्यम से जो है हृदय स्पंदन की जो गणना है वह की जाती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका पूरा नाम क्या होता है? ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी मदद से हृदय स्पंदन की गणना की जाती है, आप इसे याद रखिएगा। वह न्यूनतम वेग जिससे कोई पदार्थ किसी ग्रह की कक्षा से बाहर पलायन कर जाता है, तो उस न्यूनतम वेग को हम क्या कहते हैं? उस न्यूनतम वेग को हम बोलते हैं पलायन वेग। पलायन वेग वह वेग होता है, वह न्यूनतम वेग होता है जिससे कोई पदार्थ जो है किसी ग्रह की कक्षा से बाहर पलायित हो जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो पलायन वेग कितना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह न्यूनतम पलायन वेग कितना होता है जिसकी मदद से अगर किसी भी पदार्थ को पृथ्वी की कक्षा से अगर बाहर फेंकना है तो कितने का पलायन वेग उस पर लगाया जाएगा कि वह जो पदार्थ है पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाएगा, उस पलायन वेग का आपको यहाँ पे बताना है मान। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रक्त कोशिकाओं द्वारा जो है तैयार की गई वह प्रोटीन जो शरीर के रोगों की रक्षा करती है, तो आप याद रखिएगा जो हमारे रक्त कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा तैयार की गई प्रोटीन होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है? जो है ये शरीर की रोगों से जो है रक्षा करती है। एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है कि शरीर से जो है जो भी डिजीज होती हैं, जो भी रोग होते हैं उनसे इसकी रक्षा करना, तो आप इसे याद रखिएगा, एंटीबॉडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेत्रदान में जो है आँख के किस हिस्से का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया का दान किया जाता है, तो आप इसे याद रखिए कॉर्निया, आप इसके बारे में याद रखिएगा। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि नेत्रदान में आँख का वह कौन सा हिस्सा है जो दान में प्रयोग किया जाता है, मतलब दान किस का किया जाता है, तो आँख का वह हिस्सा होता है कॉर्निया जिसका दान किया जाता है, तो राइट आंसर कॉर्निया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? तो इनका नाम है जॉन बाराडीन। इनकी क्या उपलब्धि है? तो इन्होंने जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित संस्थान राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगा इंदौर में। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है। वह तकनीक जिसके अंतर्गत अल्प ऊर्जा एक्स किरणों के उपयोग से स्तनों की गांठ का परीक्षण कर स्तन कैंसर का पता लगाया जाता है, तो इस तकनीक को हम बोलते हैं मैमोग्राफी या मेस्ट्रोग्राफी। इसकी मदद से जो है स्तन कैंसर या स्तन में जो गांठ होते हैं उनका परीक्षण होता है, और परीक्षण की मदद से स्तन कैंसर का पता लगाया जाता है, तो इस तकनीक को हम बोलते हैं मैमोग्राफी या मेस्ट्रोग्राफी। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो पहला जो सफल हृदय प्रत्यारोपण था यह किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, तो आप इसे याद रखिएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो है हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किया था, तो इनका नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। डेंगू बुखार की रोकथाम हेतु विश्व की पहली निर्मित वैक्सीन कौन सी है? तो डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए जो निर्मित विश्व की पहली वैक्सीन थी इसका नाम था डेंगवैक्सिया, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा डेंगवैक्सिया। अगला प्रश्न है,
प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी कहलाती है। मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन क्या है? तो लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा जो एक वर्ष में दूरी डिस्टेंस तय की जाती है उसी को हम 1 लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। आपको उस यंत्र का नाम बताना है जिसका प्रयोग जो है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। तो इस यंत्र का नाम है सोनार। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर आधारित होता है? तो वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल आधारित होता है अपकेंद्रीय बल पर। किस पर? तो वॉशिंग मशीन जो होती है किस पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। अब मान लीजिए जो बैरोमीटर है उसका पाठ्यांक अगर अचानक से नीचे गिर जाता है तो वह किसको सूचित करता है? तो यह सूचित करता है कि जो मौसम है वह तूफानी होने वाला है। तो आप याद रखिएगा, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है अगर अचानक से नीचे गिर जाता है तो यह किसको सूचित करेगा? कि मौसम जो है तूफानी होने वाला है। तो आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मृग मरीचिका, एंडोस्कोप आदि किस पर आधारित होते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है, मृग मरीचिका जो होता है, इसके अलावा जो एंडोस्कोप होता है, ये सभी जो है आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत लगता है। तथा मृग मरीचिका जो आपको देखने को मिलती है, यह मृग मरीचिका आपका जो मिराज होता है, जो दृष्टि भ्रम आपका होता है, यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण देखने को मिलता है। इसके अलावा एंडोस्कोप में जो हमारे शरीर के अंदर जांच की जाती है उसमें भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत ही लागू होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो टोटल 49 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है सामान्य विज्ञान के। यह हमारी पहली सीरीज है। आई होप यह सीरीज आप इंजॉय करेंगे। आपकी पीईटी की परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।